हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी मेकर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी मेकर्स में। मैं पंखुड़ी मिश्रा और आज की स्टोरी, आज की कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम सबके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वाटर। पानी कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज तेज तापमान में हम सब जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पानी। और क्या हो जब आपको पता चले कि आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके कंट्री में पानी का सूखा पड़ गया है। घबरा जाएंगे ना। ऐसा ही हुआ रिसेंटली, आप सब ने न्यूज चैनल्स के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए और अलग अलग पब्लिकेशंस के जरिए देखा होगा कि बेंगलुरु के लोगों ने कितनी ज्यादा दिक्कतें उठाई पानी की कमी से जब वहां सूखा पड़ गया। लेकिन वो क्राइसिस को मैनेजमेंट कैसे किया गया, कौन था उसके पीछे, जिसके बाद से फिर से बेंगलुरु के लोगों के बीच में पानी की समस्या खत्म हो गई। आज हम आप सबको उस शख्स से मिलाएंगे, उस व्यक्ति से मिलाएंगे जिन्होंने अपने सूझबूझ के जरिए, अपने दिमाग के जरिए और अपने मैनेजमेंट स्किल्स के जरिए बेंगलुरु में फिर से पानी की दिक्कतों को खत्म कर दिया और वहां के लोगों को वापस से पानी के लिए हर्षी खुशी से पहुंचा दिया। तो आप सबके बीच में मैं इंट्रोड्यूस करूंगी इस व्यक्ति को, डॉक्टर राम प्रसाद मनोहर लाल को, जो आईएएस ऑफिसर हैं और जिन्होंने अपने सूझबूझ के जरिए इस क्राइसिस को किस हद तक मैनेजमेंट कर दिया। आइए उनसे सुनते हैं। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैडम। नमस्कार। तो सर बताइए, सबसे पहले तो आप कुछ अपने बारे में बताइए, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर राम प्रसाद मनोहर हूँ। मैं एक 2010 का आईएएस ऑफिसर हूँ। मैं तमिलनाडु से हूँ। अभी मैं कर्नाटक में काम करता हूँ। 15 साल मैं कर्नाटक में काम किया, अभी भी काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का डीएम था। उस समय माइनिंग का लॉबी का विरुद्ध में काम किया था और लोग के लिए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया था। हमेशा हर क्राइसिस होता है, हर क्राइसिस में काम करने का मेरा आदत हो गया। अभी बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड, बेंगलुरु जल बोर्ड का अध्यक्ष बन गया। वो तब बेंगलुरु का वाटर क्राइसिस आ गया, उस समय में सरकार ने मेरे लिए अध्यक्ष बन गया, इसलिए मैं बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड का अभी चेयरमैन रहता हूँ। राइट। सो आप, जैसा आपने बताया कि यू आर द चेयरमैन ऑफ बेंगलुरु वाटर बोर्ड सप्लाई, एंड जब आपको पता चला व्हेन यू कम अक्रॉस विद दिस प्रॉब्लम कि बेंगलुरु में पानी का सूखा पड़ रहा है, आपने उस समय कैसे रिएक्ट किया, कैसे आपने उस चीजों को संभाला? मैंने सोच लिया क्योंकि तब क्राइसिस होगा, उस समय का एक बड़ा मौका मिलता है लोग के लिए अच्छा करने के लिए। बिल्कुल। मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि डर गया तो मैनेज नहीं कर सकता है। तब गवर्नमेंट पोस्टिंग दे दिया, अध्यक्ष बन गया। मैं सोचा था मेरा ऊपर सरकार ने विश्वास किया, सरकार को और ऊपर लोग विश्वास किया। हम विश्वास को हम लेके जाना पड़ता है। इसी कारण से मैं वो क्राइसिस ने अपॉर्चुनिटी सोचा था। इसी कारण से कैसे हम बेंगलुरु के लिए अच्छा बन सकता है, बेंगलुरु का क्राइसिस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरफ का सोच लिया। इसी समय में मेरा चाइल्डहुड मेमोरी भी आ गया क्योंकि उस समय में मैं तमिलनाडु का एक गांव से आ गया। इसी कारण से उधर ज़्यादा का ज़्यादा ये पानी का प्रॉब्लम चलता रहता है क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट था वो ड्राई डिस्ट्रिक्ट था। सो इसलिए मेरा माताजी पानी लेके आने के लिए, पानी खर्च करने के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा वो मेरा मेमोरी में आ गया था। इस समय मेरा अभी मौका था इसी पानी का क्राइसिस सॉल्व करने के लिए, उसी स्ट्रैटेजी कैसे हम यूज़ करेंगे उस तरफ का यूज़ किया। अभी पानी का क्राइसिस सॉल्व किया। पानी की क्राइसिस के ऊपर तो हम बातचीत करेंगे ही। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आया है, क्योंकि बिफोर आईएएस ऑफिसर यू वर आईपीएस ऑफिसर एंड यू आर पोस्टेड इन नोएडा ओनली। सो व्हाट यू थिंक, और अभी आप चेयरमैन हैं जल बेंगलोर वाटर बोर्ड के। इन तीनों, बिकॉज ये तीनों बिल्कुल अलग अलग रोल है। यहाँ पे आपको नॉर्मली जो सोसाइटी के जो बदमाश हैं उनके साथ डील करना पड़ता होगा जब आप आईपीएस थे। फिर जब आप डीएम बने, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, तो वहाँ पे आपको पूरी सोसाइटी को देखना, एक पूरे स्टेट को देखना पड़ता होगा। एंड अभी जब आप एक चेयरमैन है वाटर बोर्ड सप्लाई के, तो वो बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट है। इन तीनों रोल में आपके लिए सबसे बेटर कौन सा रहा और आपने किस रोल को सबसे ज्यादा एंजॉय किया? मैं ये सोच रहा हूँ कोई भी रोल हो तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लेकर के काम किया तो सब रोल में काम करने के लिए मौका है। अभी पुलिस ऑफिसर बनने के समय तो मैं सोचा था
ये लॉ एंड ऑर्डर लेकर के अच्छा किया तो लोग के लिए खुशी होता है। और मैं डीएम था उस समय का सोचा था एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम किया तो अच्छा हो सकता है। अभी बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड का चेयरमैन बन गया। अभी मैं सोच रहा हूँ अभी पानी का क्राइसिस सॉल्व करके वो गरीबी लोग के लिए सर पानी अच्छा पानी मिलने के लिए हम काम किया तो वो भी अच्छा सेवा करने के लिए मौका है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ हर रोल में लोग के लिए अच्छा होने के लिए कुछ भी हम कर सकता है तो वो काम अच्छा काम लगेगा। जैसे हम बार बार पानी की दिक्कतों के बारे में बात कर रहे हैं, वाटर क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, बेंगलुरु की वाटर क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? नहीं ये चीज़ है बेंगलुरु का पॉपुलेशन है 1,40,00,000 है। सो इसी कारण से उसका रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट 2,600 मिलियन लीटर्स पर डे है। बट हमारा पास कावेरी का पानी था वो सिर्फ 1,450 मिलियन लीटर्स पर डे था। सो कम से कम 1,200 लीटर्स मिलियन लीटर्स पर डे ग्राउंड वाटर से आ रहा था, बोरवेल से आ रहा था। इसी कारण से क्या होगा 2 साल में बारिश कम होगी, बहुत बहुत कम होगी। 120 साल में इतना कम हो गया उतना कम हो गया। तो इसी कारण से ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम हो चुका है। इसी कारण से 50% का बोरवेल सूख जा गया। फिर इसी से लोग कोई बोरवेल का डिपेंडेंट करता है उनको दिक्कत हो गया। कम से कम 500 मिलियन लीटर्स पर डे का कम हो चुका है। इसको संभाल करने के लिए बहुत मुश्किल था। मैं सोचा था तब ये पानी का कम होता है उस समय का बॉटम लोग रखेगा वो शहर में वो कोई लोग स्लम में रखेगा वो पुअर रखेगा उनको बहुत दिक्कत होता है। बिल्कुल। सो इसी कारण में मैं सोचा था पहले उनको हम न्याय देना पड़ता है। इसी कारण को हमारा बेंगलुरु में कम से कम 800 स्लम एरिया था वो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप रहता था उनको पहले हम पानी डिस्ट्रीब्यूशन सही तरफ करने के लिए हम पहले स्टेप किया क्योंकि उसमें पानी नहीं मिला तो उनको पैसा खर्च करना पड़ता है उससे वो भी ज़्यादा गरीबी होता है। उनको अच्छा क्वालिटी पानी भी नहीं मिलेगा, उनको अच्छा क्वालिटी पानी नहीं मिलेगा तो वो उनको तबीयत भी खराब हो जाएगी। इसी कारण से सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज़्यादा तब क्राइसिस होगा वो पुअर के साथ ज़्यादा होगा। इसी कारण से मेरे पहले अटेंशन था पुअर को पानी देना पड़ता है। अब भी दिल्ली जल बोर्ड में देख सकते हैं आजकल एक टैंकर जगह तो हज़ारों लोग उसके साथ जाता रहता है। उनको पानी मिलने का एंसिटी रहता है, फियर रहता है, पानी मिलेगा और नहीं मिलेगा उनका अनसर्टेनिटी रहता है। इसी कारण से हम सोचा पहले बार इदिकाश में हमारा बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड से हर हर स्लम एरिया में कम से कम 20 मिनी वाटर सप्लाई स्कीम किया। इसी कारण से कम 1700 मिनी वाटर सप्लाई स्कीम दिया। इसमें क्या है हर गली में एक कम से कम 2,000 लीटर से 10,000 लीटर तक कैपेसिटी का बड़ा सिंटेक्स टैंक रहेंगे। उसको हम IoT सेंसर भी डाल दिया। उसके बाद हम GPS फिटेड टैंकर से छोटा छोटा टैंकर से क्योंकि बड़ा टैंकर स्लम का अंदर नहीं जा सकता है वो छोटा टाटा AC गाड़ी करके एक छोटा गाड़ी लेकर के उसको GPS सेंसर डाल करके हम हमेशा 1,700 मिनी सप्लाई स्कीम का हर दिन 3 टाइम्स हम पानी भरता रहता है कि कब पानी कम होता है सेंसर में पता चलेगा पानी कम हो गया यही गली में हम तुरंत हमारा टैंकर एक्टिवेट करेगा वो टैंकर वाला फिल करेगा। तब उनको घर के पास करके सामने पानी रहेगा तो लोग का वो दिल में फियर नहीं रहेगा, उनको इतना एंसिटी नहीं होगा पानी मिलेगा और नहीं मिलेगा। फिर ये भी पानी फ्री में मिल रहा है उनको शुद्ध पानी मिल रहा है। सो उनको सिक्योरिटी रखे पड़ेगा। हमेशा पानी कम हो गया तो सरकार ने जल बोर्ड ने पानी देगा वो इतना सिक्योरिटी रहने के लिए हम पहले स्टेप ले लिया। ये बहुत सक्सेस हो गया। लोग गरीबी लोग हैं उनको बहुत खुशी हो गया क्योंकि उनका पानी खरीदी करने के लिए पैसा भी नहीं रहेगा, पैसा खर्च किया तो भी उनको सही पानी नहीं मिलेगा। अभी हमारा यही स्टेप से 1,700 मिनी वाटर सप्लाई स्कीम्स 15 दिन में एस्टेब्लिश किया। इससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल गया और लोग बहुत खुशी हो गया। क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको वॉइस नहीं है सुनने के लिए, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रोटेस्ट करता रहता है। इसलिए पहले हमारा शॉर्ट टाइम सोल्यूशन गरीबी लोग के लिए कितना पानी चाहिए उतना पानी
सही तरफ से देने के लिए हम पहले स्टेप ले लिया, वही स्टेप बहुत बहुत सक्सेस हो गया। उसके बाद हम सोचा था क्योंकि पानी हम नहीं क्रिएट कर सकता है, ये बिल्कुल, दुनिया natural में phenomenon कोई भी है। आप क्रिएट कर सकता है, बट पानी पानी नहीं क्रिएट create नहीं कर सकता है। पानी तो भगवान देता है। हम्म, पानी ये नदियाँ से आती है और नहीं तो ग्राउंड ग्राउंड से आती है। और कहाँ से हम पानी ढूंढते हैं, इसी तरफ से सोचने के समय हमारा सिंगापुर का मॉडल स्टडी किया। उनमें उनमें क्या करा गया, वो सीवेज ट्रीटमेंट लेकर के वो राइट पानी शुद्ध पानी बन रहा है। हम सोचा था वो सीवेज ट्रीटमेंट से हम 1200 मिलीलीटर्स पर डे हर दिन हम नाला में छोड़ रहा है, ये पानी वेस्ट हो रहा है। वो अच्छा पानी है, वो कम से कम पीने के नहीं तो कम से कम डोमेस्टिक यूज के लिए हम यूज कर सकता है, और नहीं तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज कर सकता है, और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते, ये हम लोग सोचा था। तो इसी कारण से हम सीवेज प्लांट से हमारा एसटीपी से कोई ट्रीटेड वाटर आ रहा है, उसको हम लाभ लेने के लिए कोशिश किया। ये पहले बार, अभी तक हमारा बेंगलुरु में कोई भी ट्रीटेड वाटर यूज नहीं किया था। सो लोग के लिए साइकोलॉजिकल बैरियर था, वो ट्रीटेड वाटर हम कैसे यूज करेंगे ऐसे करके। तो हम पहले सोचा था पहले हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज करना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कम से कम हर दिन 100 मिलीलीटर्स यूज करता रहता था, इसलिए उनको पहले हम टैकल करना पड़ता है। इसके हम कम से कम 800 बिल्डर्स के लिए हम एक मीटिंग बुला दिया, उनको हम समझा दिया इस तरफ का हम पानी का दिक्कत में है, हम नया पानी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, वो फ्रेश वाटर है, वो लोग के लिए पीने के लिए और डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम देंगे, और इंडस्ट्रीज के लिए और कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हम ट्रीटेड वाटर देंगे। इसी कारण से आपको भी अच्छा होगा। इस तरफ को उनको बोलने के बाद थोड़ा उनका मन नहीं लगे, तो वो बोला था हमारा कस्टमर ये ट्रीटेड वाटर का यूज करके बिल्डिंग क्या तो हमारा प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, ऐसे उनका मन में सोचा था। मैंने बोला आजकल बेंगलुरु का इमेज इतना खराब हो रहा है, आपको कुछ भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किया तो और इमेज खराब हो गया तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ जाता है। फिर इसी कारण से आपको अब माल बन सकता है, घर बन सकता है, उसको कैसे बेच सकता है, हमारा इकोनॉमी डाउन होता है। हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स में, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में बेंगलुरु को इमेज इतना खराब कर रहा है लोग, ये पानी नहीं है, पानी नहीं है ऐसे करके, फिर हमारा इमेज बढ़ जाए कम होता है, फिर आपका इंडस्ट्रीज भी कम होता है। इतना समझने के बाद उनको भी मन में आ गया या ये टाइम के हम बेंगलुरु जल बोर्ड के साथ काम करना, उसे उनको भी कन्विंस हो गया। उसके बाद उनको सपोर्ट लेकर के हम हर इंडस्ट्रीज में, हर कंस्ट्रक्शन साइट में हम ट्रीटेड वाटर यूज करने के लिए शुरू किया। इसी कारण से हमारा 60,000 लीटर्स यूज पर डे, 60 लाख लीटर पर डे हो गया। इसी कारण से ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पानी का फ्रेश वाटर का डिमांड कम हो गया और ट्रीटेड वाटर का बढ़ गया। और ट्रीटेड वाटर भी हम 10 रुपये 1000 लीटर के लिए इंडस्ट्रीज वालों को लिए भेज दे, उससे भी हमारा फायदा मिल गया जल बोर्ड के लिए। सो एक तरफ मैं क्या पहले बोला, शुरू में बोला कैसे एक चैलेंजेस बिकम अपॉर्चुनिटी। अभी हमारा पानी का प्रॉब्लम था, फ्रेश वाटर का प्रॉब्लम था, उसमें हम एक मौका मिल गया। अभी फ्रेश वाटर को जगह में हम ट्रीटेड वाटर यूज किया तो ट्रीटेड वाटर को भी यूज कर सकता है, ट्रीटेड वाटर से पैसा भी मिल सकता है। तो इस तरफ से हम पहले स्टेप ले लिया वो ट्रीटेड वाटर को यूज करने के लिए। उसके बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट सोच लिया, ये ट्रीटेड वाटर ने आईटी पार्क में यूज करने के लिए। पेपर में आ गया आईटी सेक्टर, आईटी पार्क बेंगलुरु टेक सिटी से निकल रहा है ऐसे करके न्यूज भी बन गया। मैंने सोचा था, फिर मैं आईटी पार्क खुद का विजिट किया। 43 आईटी पार्क है बेंगलुरु में। वो 43 आईटी पार्क को वो मैनेजर हो, वो सीईओ हो, उनको साथ एक मीटिंग किया। उनको बोल दिया आपको पानी किसके लिए चाहिए। उन्हें बोला हमारा एसी जलने के लिए, एयर कंडीशन चलने के लिए हमारे लिए पानी चाहिए ऐसे बोला। मैंने बोला एयर कंडीशन चलने के लिए क्यों फ्रेश वाटर चाहिए, अब ट्रीटेड वाटर यूज कीजिए ऐसे बोला था। वो बोला वो ट्रीटेड वाटर से कुछ बैक्टीरिया होगा, वो बैक्टीरिया से थोड़ा हमारा तबीयत खराब हो सकता है ऐसे बोला था। मैंने बोला आपको 0 बैक्टीरिया वाटर दे दूंगा। मैं ये सवाल उठा दिया। फिर हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हमारा बेंगलुरु में है, उनके साथ हम एक ट्रायल किया। उसी कारण से हम देसी टेक्नोलॉजी के लिए यूज करके 0 बैक्टीरिया वाटर प्रोड्यूस किया। वो 0 बैक्टीरिया वाटर ने सब आईटी कंपनी अग्री किया, ये अच्छा पानी है। वो भी टेस्ट किया, रिपोर्ट के साथ उनको भेज दिया मैंने। इसी कारण से हमारा टीसीएस हमारे से ट्रीटेड वाटर 0 बैक्टीरिया वाटर ले लिया।
और विप्रो कंपनी विप्रो, ट्रीटेड वाटर ले लिया। इस तरफ का हमारा इको वर्ल्ड आईटी पार्क सब लोग वो जीरो जीरो बैक्टीरिया वाटर यूज करने के लिए शुरू किया। इसी कारण से मेरा पानी का डिमांड, फ्रेश वाटर का डिमांड भी कम हो चुका है और हमारा Treated ट्रीटेड वाटर water. भी सेल ज्यादा हो चुका है। हम्म, सो मैं क्या सोच रहा हूँ आजकल, अभी पूरा देश में हम्म, कहीं भी शहर में प्रॉब्लम हो रहा है, उनका प्रॉब्लम यही होगा, फ्रेश वाटर का डिपेंडेंसी सिर्फ लोग के लिए पीने के लिए हम देना पड़ता है। बाकी चीज के लिए हम ट्रीटेड वाटर यूज कर दिया तो कम से कम 100 लीटर आप यूज किया तो पानी फ्रेश वाटर, उससे 80 लीटर वाटर वेस्ट वाटर होती है। और वेस्ट वाटर के लिए हम ट्रीटमेंट करके अच्छा पानी करके हम दोबारा यूज किया यूज कर तो सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसी कारण से मैंने सोचा ये ट्रीटेड वाटर का बहुत मौका है, ये हम बहुत बहुत यूज किया, इससे हमारा पानी का प्रॉब्लम कम हो गया। और मैं सोचा था इतना तो हम काम कर रहे हैं, फिर भी रेन वाटर के ऊपर काम करना, क्योंकि लोग साधारण समय में नहीं सुनते हैं, ये असाधारण समय में लोग ज्यादा सुनते हैं। तो इसलिए मैं सोचा था अभी बारिश तो नहीं है, कम से कम बारिश आने तो समय हम उसको पकड़ने के लिए मौका बनना पड़ता है, ऐसा करके सोच करके लोग के लिए रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए ज्यादा अवेयरनेस दे दिया। वो रेन वाटर पिट भी बन के रख दिया, तब बारिश आता है उस समय का वो भी पानी हमारे लिए मिलता है। इसलिए हम सोचा था, इसलिए हम स्टेप्स ले करके हर गली में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी स्टेप्स ले लिया। उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर फेल हो रहा था, 50% का ग्राउंड वाटर फेल हो रहा था। इसलिए मैं सोचा था ग्राउंड वाटर बचाने के लिए हम कुछ तो कुछ करना पड़ता है। फिर हम सोचा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नया टेक्नोलॉजी था, उनको लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी सेंसर लेकर के हर बोरवेल का अंदर डाल दिया। उसको हम सीधे से कंप्यूटर डैशबोर्ड में मॉनिटर करता रहता था, कौन सा बोरवेल फेलियर हो रहा है, उसके पहले हम उनको संरक्षण करने के लिए, उनको रक्षा करने के लिए हम स्टेप्स ले लिया। इसी कारण से कोई भी बोरवेल बच गया उसको हम सेफ गार्ड किया। इसी कारण से उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम्स के बाद हमारा फेलियर रेट कम हो चुका है। सो लोग ओवर एक्सप्लॉइट करता है, आप बोरवेल ऑन किया तो आपको मालूम नहीं है पानी कितना नीचे चल गया, फिर आप पंप करता रहता है, वो बोरवेल कोलैप्स होता है। इसी कारण से अंदर पानी है और नहीं है हमारा डैशबोर्ड में मालूम हो गया, तो लोग पानी सूखने पहले बोरवेल पंप ऑफ किया तो दोबारा 8 घंटे में 10 घंटे में पानी ऊपर आते रहते हैं। उस समय का हम यूज करना, ये साइंटिफिक मेथडोलॉजी हम यूज किया। इसी कारण से हमारा बोरवेल बंद होने के लिए हम स्टॉप किया, कम किया। सो इसी कारण से भी हमारा बहुत ज़्यादा फायदा मिल गया। और कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए हम ज़्यादा काम किया। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सोचा है सिर्फ गवर्नमेंट है एक प्रॉब्लम है, बट गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलने के साथ एक ताकत मिलता है, संगठन मिलता है। क्योंकि अगले कोई भी प्रॉब्लम हो आप अकेले सॉल्व नहीं कर सकता है, बट हम लोग के साथ काम किया तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये लोग का पावर है ना, वो लोग का पावर हम यूज किया। इसी कारण से हमारा बेंगलुरु जल बोर्ड से वॉलंटियर लोग के लिए रजिस्टर करने के लिए एक ऐप बन गया। वो संरक्षक करके एक ऐप बन गया, जल संरक्षक करके। उससे जल मित्रों के लिए हम एनरोलमेंट करने के लिए मेहनत किया। कम से कम 10,000 लोग सेल्फ वॉलंटरी रजिस्टर किया। उनके साथ हम वाटर बचने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए और अंडरग्राउंड वाटर यूज करने के लिए उनको ज़्यादा तरफ आईईसी किया। इसी कारण से हमारा ज़्यादा फायदा मिल गया, हमारा प्रॉब्लम भी कम हो गया। दिस इज सो ब्रिलियंट सर, क्योंकि हम सब ने देखा है, हम सब ने वो तस्वीरें देखी है बेंगलुरु की, जहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं पानियों के लिए, और दैट वाज सो बैड मोमेंट फॉर दोज पीपल। बहुत खराब समय था। और इस समय आपके जैसा कोई व्यक्ति अगर इस तरीके की सोच, इस तरीके के ट्रीटमेंट्स और इस तरीके की क्षमता लेके आता है जो एक पूरा का पूरा दृश्य बदल सकता है, तो 100% नॉट ओनली बेंगलुरु, हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है। जैसे दिल्ली वन ऑफ इट, दिल्ली भी उसमें से एक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे हम आए दिन पानी की कमियां देखते हैं। और जैसा आपने स्टार्टिंग में ही बोला कि क्योंकि जो हमारे
जो लोअर वर्ग के जो लोग हैं, जो निचली कैटेगरी से आते हैं, जो एक पुअर लोग हैं, एक पॉवर्टी रेखा के नीचे के जो लोग हैं, जिनके लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस पानी को परचेज करना उनके लिए एक इजी बहुत टास्क जरूरी नहीं है। है। हाँ, एक इजी टास्क नहीं है, क्योंकि वो एक पानी परचेज नहीं कर सकते, उनके लिए वो बेसिक नीड्स है। हाँ जी। तो इस बहुत सारे कंट्रीज भी हैं और इंडिया के भी कई सारे स्टेट्स हैं। आप इन सब को कैसे अवेयर करना चाहेंगे? इन सब के लिए क्या कुछ आप स्टेप्स चाहेंगे कि इनको लेना चाहिए या इनके जल विजन योजनाओं को लेना चाहिए? पहले हम फ्रेश वाटर के लिए बचाना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू कंजर्व द फ्रेश वाटर. So we are wasting so much water. During the water crisis, we have used one simple technology to save the fresh water. आप देख सकता है हमारा पानी का यूज़ किस तरफ होता है, आप सोच सकता है। पहले कम से कम 3 लीटर हम हर दिन पी सकता है, और 20 से 25 लीटर हम कुकिंग और डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करता रहता है, और 50 लीटर हम स्नान करने के लिए यूज़ करता है, और बाकी 50% वाटर है वो सिर्फ टॉयलेट पर्पस के लिए, हैंड वॉश करने के लिए हम यूज़ करता है। अब सोच लीजिए, अब टॉयलेट पर्पस के लिए और हैंड वॉश पर्पस के लिए क्यों फ्रेश पानी चाहिए, उसको बचाना चाहिए, क्योंकि फ्रेश पानी का यूज़ है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको बचाने के लिए हम कोशिश करना पड़ता है। इसी कारण से हम एक एरेटर डाल दिया, हर नली में एक एरेटर डाल दिया। एरेटर आती है कम से कम 20 से 50 रुपीज़ के लिए आती है। उससे क्या होता है, आपको 80% वाटर सेव कर सकता है। अभी दिल्ली में भी ये यूज़ कर सकता है, क्योंकि आप एक बार हैंड वॉश करने के लिए कम से कम 2 लीटर से 8 लीटर खर्च रहता है आपको। सो उसको ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम एक एरेटर डाल गया तो कम से कम हम 500 मिलीलीटर्स में हम काम खत्म हो सकता है। वही काम है, हैंड वॉश करने के लिए कितना यूज़ करता है उतना यूज़ करना पड़ता है। ये चीज़ देखने के लिए बहुत बहुत छोटा सा इनिशिएटिव होता है, बट इसका इम्पोर्टेंस है। हम 7 लाख टैप्स को एरेटेड डाल दिया। अब कोविड समय में एक मास्क डाल दिया ना, उस तरफ का भी पानी का प्रॉब्लम के समय नली का मास्क डाल दिया। नली है ना, नली वो टैप का, वो मास्क है, ये एरेटर है, उनको यूज़ करने का बहुत ज़रूरी है। हम 7 लाख एरेटर्स डाल दिया, इससे कम से कम हमारे लिए हर दिन का 2 करोड़ लीटर पानी का हमारे लिए सेव हो रहा है। इस तरफ का छोटा छोटा चीज़ से हम ध्यान रखना पड़ता है। इसी कारण से हम पानी के लिए हम कंजर्व कर सकता है। और एक चीज़ है, एक लेक, हमारा लेक से वाटर बॉडी से उसको हम कंजर्व नहीं कर रहा है। इसी कारण से क्या हो रहा है, हमारा ज़्यादा रियल एस्टेट डेवलपमेंट में लेक को हम मिसयूज़ करता है, लेक को हम वी डिस्ट्रक्ट द लेक्स। सो उसी कारण से हम क्या करना है, वो नेचुरल बॉडीज़ को हम कंजर्व करना पड़ता है। सो हमारा बेंगलुरु में 200 लेक्स है, सिटी का अंदर 200 लेक्स के, वो हमारा पुराना टाइम में बन गया। उसी लेक सूख जा गया, क्योंकि जब बारिश होगा, बारिश के साथ वो सीवेज भी मिक्स करके जाएगा, इसलिए वो डाइवर्ट करेगा। इसी कारण से लेक का अंदर पानी नहीं जाएगा। सो बारिश का समय लेक नहीं फिल हो जाएगी तो समर का टाइम पूरा सूख जाएगी। सो अभी हमारा 200 लेक्स सूख जा गया। मैंने सोचा था अभी ट्रीटेड वाटर को लेकर के लेक्स को फिल करने के लिए शुरू किया। इसी मामला में हम 20 लेक्स को ट्रायल में अभी फिल किया। उसी कारण से ग्राउंड वाटर भी ज़्यादा बढ़ गया। सो वो भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत हमारे लिए एफर्ट के लिए दे अप्रिशिएटेड अवर एफर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हमारा यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन के साथ अभी बेंगलुरु जल मोड एक पार्टनरशिप मोड में आ गया। क्योंकि इस तरफ का हम सिटी का सॉल्यूशंस निकाल गया, उस तरफ का फ़ायदा पूरा वर्ल्ड का मिल सकता है। इसलिए हम क्या क्या स्ट्रैटेजी बन गया, क्या क्या इनोवेशन किया, क्या टेक्निक यूज़ किया, किस तरफ लोग के लिए हम पार्टिसिपेट करने के लिए अवकाश दे दिया, उस सब कुछ मिला करके एक रिपोर्ट बना दिया। उसको हम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज में सबमिट किया। उनको बहुत अप्रिशिएट किया। अभी वो उनका साथ हमारा पार्टनरशिप शुरू हो रहा है, उससे ज़्यादा फ़ायदा
पूरा विश्व के मिल सकता है। सो जब आप बता रहे थे अपने कि आपने कैसे बंगलुरु के पानी की समस्या को दूर किया, उस समय आपने बताया कि यू यूज द जीरो बैक्टीरियल वाटर, राइट? आपने वो चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट की और कैसे उसको यूज़ किया? हमारे लिए 34 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से हमारे लिए पानी मिल रहा है, उसमें ई कोलाई लगेगा। ई कोलाई का 100 लगेगा, हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नाम से 100 ई कोलाई लगेगा हर 100 ml का। बट ये चीज़ डायरेक्ट ह्यूमन यूज़ के लिए, ह्यूमन कांटेक्ट के लिए नहीं यूज़ कर सकता है। सो इसी कारण से हम सोचा था क्या करना पड़ता है, ई कोलाई जीरो करना पड़ता है। इसी को हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ का साइंटिस्ट के साथ डिस्कस किया था। उन्होंने बोला हम देसी टेक्नोलॉजी से हम जीरो बैक्टीरिया वाटर बन सकता है, वो वाटर हम यूज़ कर सकता है। सो फिर उनको टेक्नोलॉजी लेकर के हम ट्रायल किया, एक प्लांट में ट्रायल किया, वो सक्सेस हो चुका है। उसके साथ फिर हम कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है, कम से कम 5 एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, आईटी पार्क का एरिया में। सो इसलिए हम जीरो बैक्टीरिया टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा लेवल पे यूज़ किया था। इसी कारण से कम Sorry? 1 करोड़ सॉरी टू 1 करोड़ इंटरप्ट यू सर, आप बता रहे थे वेरी सिंपली कि आपने जो वाटर की सप्लाई है उसको बढ़ाया कैसे, जो जी ट्रीटेड वाटर को कैसे यूज़ किया आपने, उसमें टेक्नोलॉजी की भी बात की, जीरो बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की, जहाँ से आपने बैक्टीरिया की जो मात्रा है उसको 0% कर दिया टेक्नोलॉजी के जरिए। तो कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपने उसमें किया? वो तो हमारा देसी टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने खुद का डेवलप किया। इसमें क्या है, हमारा क्लोरिनेशन डीक्लोरिनेशन टाइम होती है। क्लोरिनेशन अभी नॉर्मल टाइम पे हम 1 मिनट का क्लोरिनेशन करते हैं, बट अभी जीरो बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, हम कम से कम 20 मिनट्स का क्लोरिनेशन का होल्डिंग रखता है। इसी कारण से ज़्यादा बैक्टीरिया डाई होती है। बट क्लोरीन ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, वो पानी में और ज़्यादा केमिकल इम्पैक्ट होता है। इसको डीक्लोरिनेशन करने के लिए हम एरेटर यूज़ करता है। वो एरेशन ज़्यादा किया तो और 20 मिनट का क्लोरिनेशन और 1 घंटे का डीक्लोरिनेशन, वो दोनों अलग-अलग टैंक बन गया। हमारे पास टैंक नहीं था, सो एक बड़ा क्षेत्र में हम बड़ा टैंक बन गया। वो एक्सकवेशन करके पहले क्लोरिनेशन करने के लिए एक टैंक बना गया और डीक्लोरिनेशन बनने के लिए अलग-अलग टैंक बन गया। सो इस तरफ का सिस्टम बन गया। कम से कम हर दिन 1 करोड़ लीटर जीरो बैक्टीरिया वाटर प्रोड्यूस किया। इसी कारण से हम आईटी पार्क के लिए जीरो बैक्टीरिया वाटर सप्लाई करने के लिए अच्छा हो गया। मैं एक ये सवाल अपनी ऑडियंस के लिए कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, लोग चीज़ों को लेके बड़े स्पेसिफिक होते हैं। और आप अगर खुद बताएंगे लोगों को अपनी बात को, तो शायद उनको 100% भरोसा हो जाएगा आपकी बात पे। आपने बताया कि आपने जो वाटर को ट्रीट किया उसके बाद वो 100% जो वाटर थी वो बिल्कुल बैक्टीरियल फ्री हो गई, और साथ ही साथ उसको यूज़ हम कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो क्या उसका किसी भी तरीके का निगेटिव इम्पैक्ट है किसी बच्चों के ऊपर? क्योंकि अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, अगर उनको नहलाने में हम वो पानी का यूज़ करते हैं, या फिर अपने घर के अन्य चीज़ों को धोने में उस पानी का यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर वो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो क्या उसका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, वो जीरो बैक्टीरियल वाटर हम डायरेक्ट ह्यूमन पर्पस के लिए यूज़ कर दिया। हमने पहले यूज़ किया आईटी पार्क को एयर कूलिंग के लिए यूज़ किया, फिर नॉन पोर्टेबल पर्पस के लिए, वो वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए, वो चीज़ के लिए यूज़ किया। हम डायरेक्ट लोग का डायरेक्ट यूज़ के लिए यूज़ नहीं किया। राइट। आपने भी बताया कि यू यूज्ड एआई इंटेलिजेंस एज वेल इन दिस, और अभी जिस दौर में हम हैं, एआई इज का परचम हर जगह लहरा रहा है। एआई के बारे में हर जगह बातचीत हो रही है। आपने एआई को इस चीज के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए कैसे यूज किया? क्या क्या था वो एआई? नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा क्या टेक्नोलॉजी है, मैंने पहले बोल दिया बेंगलुरु टेक्नोलॉजी सिटी है। सो इसी का कारण से न्यूयॉर्क टाइम ले लिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया टेक सिटी के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। इसी तरफ वो आर्टिकल बना दिया Negative बेंगलुरु क्राइसिस का ऊपर। मैंने सोचा था इसको हम रिवर्ट करना पड़ता है। Exactly. मैंने सोचा था बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी सोल्यूशन से हम पानी का क्राइसिस से बाहर आते हैं। ऐसे करके सोच करने के समय मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने के लिए एक आइडिया मिला था। सो इस कारण से मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप के लिए बुला दिया हमारा जल बोर्ड में। उनको पूछा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस क्षेत्र में यूज़ कर सकता है। वो फिर उन्होंने बोला पहले हम ग्राउंड वाटर पहुँचाने के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चूज कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT सेंसर दोनों साथ करके हम हर बोरवेल में कितना पानी रहेगा, कितना यूज कर सकते हैं, उस तरफ का हमारा डिसीजन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यूज किया। इसी कारण से हमारा कम से कम 15,000 बोरवेल ने पहुंचाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर दिया। और सेकेंड चीज है हमारा यूसेज पैटर्न में कौन सा घर में, कौन सा इंडस्ट्रीज में, कौन सा IT पार्क में किस तरफ का पानी का यूज हो रहा है, उसका कैसे हम कंजर्व करना पड़ता है, उस तरफ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यूज किया। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैं पूरा दुनिया के लिए एक मैसेज देने के लिए चाहता हूँ। बिल्कुल। बेंगलुरु के पास टेक्नोलॉजी है, हमारा इंडिया में टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी में हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ IAS डॉक्टर राम प्रसाद मनोहर, जिन्होंने आप सबके बीच में अपनी स्टोरी शेयर की कि कैसे उन्होंने बेंगलुरु के क्राइसिस को मैनेजमेंट किया, वाटर क्राइसिस को मैनेजमेंट किया, और आज बेंगलुरु एक खुशहाल फिर से एक टेक्निकल सिटी बन चुका है, जिसके बारे में हर जगह बातचीत हो रही है। इन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो बचपन में हमने पढ़ाई की थी, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, उसको कैसे आप अपने नॉर्मल जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने वाटर को सेव कर सकते हैं, और अपने साथ साथ देश को, पूरे कंट्रीज को, पूरे वर्ल्ड में ये एक मैसेज छोड़ सकते हैं। तो ये ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज हम आपके बीच में लेते आते रहेंगे, और आप देख रहे थे स्टोरी मेकर्स। ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए दोबारा हमसे जुड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद।